Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये BSc पार्ट 3 के लिए है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह प्योरली आयनिक होता है, जबकि इससे पहले की जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, कोवलेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि क्योंकि मेटल लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है? मेटल लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल हमेशा एक कैटाइन और लिगेंड एक एनायन की तरह बिहेव करता है, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो नेगेटिव पार्ट है, डाइपोल का जो नेगेटिव पार्ट है वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ रहेगा, तभी मेटल और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। मतलब मेटल तो पॉजिटिव आयन है, कैटाइन है, लिगेंड एनायन है। तो लिगेंड जो है अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेगेटिव आयन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका जो नेगेटिव पोल है वो किधर रहेगा? मेटल आयन की तरफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल आयन के लिए लिगेंड हमेशा एक नेगेटिव चार्ज पॉइंट ही रहेगा। और इसके बाद मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड जो है वो इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहेगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, एनर्जी कम होगी। अब हम लेते हैं, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या आता है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आप जानते होंगे। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। अब अगर हम इनको देखें, जब भी लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करेगा, मेटल आयन को अप्रोच करने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा, तो क्या होगा कि दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे। हो सकता है, संभावना कितनी है? दो तरह के फोर्सेस की है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो और दूसरा क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हुआ तो क्या होगा? एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स हैं, उनको जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या होगा कि सभी ऑर्बिटल्स को वो इक्वली रिपेल नहीं करता। क्या करता है कि वो कुछ को तो ज़्यादा रिपल करेगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, और कुछ में रिपल्शन जो है वो कम होगा। ये जो थ्योरी है वो डी ऑर्बिटल्स पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल की शेप और उसका ओरिएंटेशन जानेंगे। डी ऑर्बिटल देखिए यहाँ हमने दे रखे हैं, रेड से बनाया हुआ है, dxy, dyz, dxz और dx² - y² और dz²। सबसे पहले आप देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 एक्सिस x, y, z जो हमने साइड में बनाई हुई हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये dxy अगर बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं इनको कि x एक्सिस ले लेंगे, dxy है तो x और y दो प्लेन ले लेंगे, दो एक्सिस ले ली और उनके बीच में ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो ये dxy और dyz है तो y और z दो एक्सिस ले ली और इनके बीच में ऑर्बिटल्स बन गए। थर्ड dxz, इसी तरह से x और z दो एक्सिस लेते हैं और उनके बिल्कुल बीच में लोब्स बनाते हैं। इसके बाद ये जो लोब्स हैं, ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं? बिटवीन द एक्सिस हैं, मतलब एक्सिस के बीच में बने हुए हैं। अब जो dx² - y² और dz², ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं? ये अलोंग द एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं। आप ये देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस पर बने हुए हैं, dx² - y² और dz² किस पे बना हुआ है? z एक्सिस पर बना हुआ है। तो ये दो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं और ये तीन ऑर्बिटल जो हैं dxy, dyz, dxz किस पर है? बिटवीन द एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में है।
ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप तो एक जैसी होती है लेकिन ओरिएंटेशन अलग होता है। अब आप देखिए इनमें सब में ओरिएंटेशन कैसा है, अलग अलग है। शेप एक जैसी हो सकती है लेकिन ओरिएंटेशन कैसा होगा, इनकी एनर्जी सेम हो सकती है पांचों ऑर्बिटल की, लेकिन ओरिएंटेशन इनका अलग होगा। हमने नीचे भी दिए हुए हैं ये ऑर्बिटल्स, आप क्लियरली देख सकते हैं इनको। अब बात करते हैं कि लिगेंड जब मेटल आयन के नज़दीक जाता है, लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करेगा, उसके डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, लिगेंड्स सबको इक्वली, डी ऑर्बिटल जो है उनको सबको इक्वली रिपेल नहीं करेगा। ये रिपल्शन जो है अलग अलग तरीके से होगा। अलग अलग कैसे कि कुछ ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपेल करेगा और कुछ को कम करेगा। जैसे ही रिपल्शन होगा एनर्जी तो सभी ऑर्बिटल्स की बढ़ेगी, सभी ऑर्बिटल्स की बढ़ेगी, पांचों ऑर्बिटल्स की, लेकिन कुछ की ज़्यादा बढ़ेगी और कुछ की कम बढ़ेगी। जैसे दो ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो क्या है, एक्सिस पे बने हुए हैं। तो इन ये जो है लिगेंड के सीध में आ जाएंगे, सीध में आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी यहाँ की हाई होगी, और ये दो ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। अब हम लेते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये कैसे बने हुए हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन जो है वो कम होगा, एनर्जी कम होगी इन ऑर्बिटल्स की, और जो पांच ऑर्बिटल उनमें से तीन ऑर्बिटल की एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी से कम है, दो ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जिनकी ज़्यादा है उनको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, और जिनकी कम है उनको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए कि पांचों ऑर्बिटल जो हैं डी की, उनकी एनर्जी कैसी है, सेम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सबकी एनर्जी सेम है। इनकी जो एवरेज एनर्जी है, लिगेंड के कांटेक्ट में जैसे ही मेटल आयन आएगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। हम इसको एवरेज एनर्जी क्यों कह रहे हैं, कि कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो ये पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे कहलाएंगे, एवरेज एनर्जी लेवल के हैं। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई, दो ऑर्बिटल्स की डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दो की एनर्जी बढ़ गई तो हम इसको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। और जिन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई है उन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। ये दोनों ईजी और T2G ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल ओ, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ले रहे हैं हम, ये एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और अगर हम इसको वैसे देखें तो जो एवरेज एनर्जी है उससे कितनी एनर्जी कम हुई है T2G ऑर्बिटल्स की और कितनी बढ़ी है, तो हम इसको टोटल एनर्जी को 10dQ मान लेते हैं। 10dQ है तो -4 कम हो गई है, +6 बढ़ गई है। अगर हम ये देखें कि -4 कितने ऑर्बिटल्स की कम हुई है, तीन ऑर्बिटल्स की, T2G ऑर्बिटल की, और +6 किसकी बढ़ी है, EG ऑर्बिटल की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। अब ये जो डेल ओ है, डेल्टा ओ जो CFSE है वो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड की टाइप पर डिपेंड करती है कि लिगेंड किस तरीके का है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो हम इसमें एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं इसको। बीच में हमने ले लिए डी ऑर्बिटल्स, एक तरफ लिया है हमने राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लेफ्ट हैंड साइड में लिया है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में आप वाटर ले सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमने फॉर एग्जांपल NH3 लिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन T2G में लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। लेकिन अगर 4th इलेक्ट्रॉन एंटर होना है तो वो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी, ये डिपेंड करेगा
लिगेंड की टाइप पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और डेल्टा ओ की जो वैल्यू है वो हाई होगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग होगी और जो डेल्टा ओ की वैल्यू है, CFSE की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, लोअर होगी। अगर आप भी देखिए इसमें यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है Cr2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1। अब ये 2+ आयन है तो इसलिए क्या हुआ, S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया और D में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, Cr2+ का D4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड जुड़ता है तब आप देखिए क्या होगा, DXY में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, DYZ में जाएगा और DXZ में जाएगा। लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ पर एनर्जी उसे कम खर्च करनी पड़ेगी। पेयरिंग के लिए भी एनर्जी खर्च करनी है और हाई लेवल में जाने के लिए, हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो अगर डेल्टा ओ इज़ ग्रेटर देन P इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ओ, अगर पेयरिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा है और CFSE की वैल्यू जो है वो कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। इसका मतलब वो EG में जाएगा, dx² - y² में जाएगा और ये कैसा वो हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन P, P मीन्स पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और डेल्टा O की ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पेयरिंग होगी और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो क्या होगा, DXY में आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा कहाँ आएगा, पेयरिंग हो जाएगी यहाँ। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल मतलब EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होते क्या हैं, इनको कैसे पहचानें, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए वो लिगेंड्स जिनके अंदर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ध्यान से सुनिए, लिगेंड्स जिनके अंदर डोनर एटम मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को या एटम को दे रहा है, वो अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है या फिर फॉस्फोरस है तो वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल Cn-, Nc-, NH3, इथिलीन डायमीन, EDTA, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राईमेथिल फॉस्फीन। अगर हम ये एग्जांपल NCS-, अगर हम ये ले लें तो इसमें देखेंगे हम डोनर एटम कौन सा है इसमें, Cn-N, Cn- है तो डोनर एटम कौन सा हो गया, कार्बन। Nc- डोनर एटम कौन सा है, N है। NH3 में N है डोनर एटम। इथिलीन डायमीन में भी 2 नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, बाइडेंटेट लिगेंड है ये। EDTA में भी N है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है उसके पास, वही डोनर एटम है। और ट्राइफेनिल फॉस्फीन में फॉस्फोरस है। इसमें अगर देखें ट्राईमेथिल फॉस्फीन में भी फॉस्फोरस है। NCS-, इसमें NCS- है तो कौन सा हो गया, इसमें N हो गया डोनर एटम। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन देखी है कि लिगेंड में अगर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस है तो वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अब हम लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिसमें डोनर एटम या तो हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो, तो वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। अब जैसे हेलोजन जितने भी हैं, F-, Cl-, Br-, I-, OH-, थायोसाइनिक-, ऑक्सलेट आयन जो है COO, वाटर एट्सेट्रा, ये सब कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि इनमें जो डोनर एटम है, मैंने रेड से इसको मार्क कर रखा है, आप देखिए हेलोजन में तो है ही, हेलोजन तो सभी वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन अगर हम इस देखें OH-, तो OH में कौन सा है, O डोनर एटम है। SCN- में कौन सा है, सल्फर डोनर एटम है। ऑक्सलेट में ऑक्सीजन डोनर एटम है 2, और H2O में क्या है डोनर एटम, O डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो ये कैसे हो गए, वीक फील्ड लिगेंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।